हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसके अंदर देखिए, कम्युनिकेशन सबसे पहली चीज़ आती है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो हम जब से अर्थ के ऊपर लाइफ आई है तब से कम्युनिकेशन चल रहा है। इवन सिंगल सेल जो है या जब मल्टी सेल आए, जब हमारे एक्वेटिक लाइफ आई, तब से कम्युनिकेशन स्टार्ट है। एक फ़िश का दूसरी फ़िश से, एक फ्रॉग का दूसरे फ्रॉग से, ठीक है। या हम एनिमल्स की बात कर लें, हम बर्ड्स की बात कर लें, एक बर्ड का दूसरे बर्ड से, या एक एक डॉग का दूसरे डॉग से, या दूसरे दूसरे किसी एनिमल से। तो कम्युनिकेशन क्या है? अपने थॉट्स को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, दैट इज़ कम्युनिकेशन। अपनी जो आप बात बोलना चाहते हैं, जो आप मैसेज, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना। इट्स बेटर टू से मैसेज, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना। वो किसी भी वे में हो सकता है। तो ये तो बहुत, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, जब से सृष्टि बनी है, जब से यहाँ पर लाइफ आई है, तब से ही कम्युनिकेशन स्टार्ट है। फिर बात आती है टेली कम्युनिकेशन की। टेली कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक डिस्टेंस पर, टेली मीन्स दूर, एक डिस्टेंस पर अपना मैसेज भेजना। वो चीज़ भी बहुत पहले से है। जैसे पुराने टाइम में जब डेंजर का कोई सिंबल देना होता था तो आग जला के धुआं कर देते थे, ठीक है। जिससे बहुत दूर जो लोग हैं, बहुत दूर जो लोग हैं, मीन्स बहुत दूर का मतलब 100 किलोमीटर नहीं, मीन्स 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, उनको वहाँ धुआं देख के ये पता लग जाता कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। या आपने एक मूवी देखी होगी केसरी, उसके अंदर भी मिरर्स का यूज़ करके, उनकी रिफ्लेक्शंस का यूज़ करके मैसेज को सेंड करके दिखाया गया है कि मैसेज कैसे सेंड होते थे उस टाइम। तो वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं थे, ना कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल थे, कोई सिग्नल नहीं थे, फिर भी मैसेज सेंड हो रहा था। किस फॉर्म में? ग्लासेस से जो रिफ्लेक्शन आती है उस फॉर्म में मैसेज सेंड हो रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद आती है रियल में, जिसको हम आज के टाइम में टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर कोई डिस्टेंस, जब मैं मिरर की बात की तो वहाँ पे एक डिस्टेंस, एक बार था डिस्टेंस, एक वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी डिस्टेंस। और जब हम बात करते हैं फॉग, सॉरी, स्मोक की, या ड्रम बजा के मैसेज भेजना, वहाँ पर भी एक डिस्टेंस, एक रिस्ट्रिक्शन है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हम मैसेज नहीं भेज पाते। तो आज के टाइम में हम रियल सेंस में बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, जहाँ पर देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप रिपीटर लगा के अपने सिग्नल्स को आगे भेज सकते हैं, आगे कितने भी डिस्टेंस तक आप उसको लेके जा सकते हैं, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन का रियल मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन एट ए डिस्टेंस। और जो डाटा है, डाटा एक वर्ड आता है, तो डाटा क्या है? डाटा आपकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो आप इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं उसको हम डाटा की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसको डाटा बोलते हैं हम। द वर्ड डाटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन वट एवर फॉर्म इज एग्रीड अपॉन द पार्टीज क्रिएटिंग एंड यूजिंग द डाटा। जो मैसेज आप भेजना चाहते हो, और एक सेंडर हो गया और एक जो रिसीवर हो गया, तो ये दो पार्टी, ये दीज आर टू पार्टीज। तो सेंडर एक पार्टी, एक रिसीवर पार्टी है। तो दोनों पार्टीज जिस चीज़ के ऊपर एग्री होंगी, तो वो उस फॉर्म में डाटा भेजा जाएगा, उस फॉर्म में मैसेज भेजा जाएगा, उस फॉर्म में मैसेज का प्रेजेंटेशन होगी। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वट एवर फॉर्म एग्रीड। जिस भी फॉर्म पे दोनों का एग्रीमेंट होगा, उस फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा, उस फॉर्म में वो डाटा बना दिया जाएगा। डाटा क्या है? डाटा इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज व्हाट यू वांट टू सेंड इन in which form, whatever form that is agreed upon by parties,
जिस पर भेजने वाली पार्टी और रिसीव करने वाली पार्टी, दो पार्टी की मैंने बात की, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिसीवर ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जिसमें सभी पार्टी जो सेंडर हैं और रिसीवर हैं वो एग्री हों, तो उस फॉर्म के अंदर यदि हम मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम डाटा बोलते हैं। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? इस डाटा का जो मैसेज सिग्नल कन्वर्ट कर लिया हमने एक फॉर्म में, उसको हमने डाटा बोला, और उसका दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में हम ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं किसी मीडियम के थ्रू, जैसे वो केबल हो सकती है या वायरलेस मीडियम भी हो सकता है, या फिर वो ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो सकती है। कुछ भी मीडियम के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जब हम उनको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है सेंडर, सेकंड है रिसीवर, थर्ड है मीडियम, सेंडर भेजने वाला जो मैसेज भेज रहा है, रिसीवर रिसीव करने वाला जो जिसके लिए मैसेज भेजा गया, जो रिसीव करेगा उसको। थर्ड है मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू हमने भेजना है वो मीडियम वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। और नेक्स्ट है मैसेज, जो मैसेज भेजना है जो मैसेज भेजना है। और नेक्स्ट है जो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज टू बी फॉलोड बाय द सेंडर एंड रिसीवर। एक सेट ऑफ रूल है जो सेंडर और रिसीवर दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटोकॉल के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये याद रखना कि सेट ऑफ रूल इसको भी मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, और सेम रूल्स मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं ये अलग रूल फॉलो कर रहे हैं, ये अलग रूल फॉलो कर रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। सेम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद है डाटा फ्लो। डाटा फ्लो सिंप्लेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है और फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। तीनों टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स के अंदर डाटा फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में। जैसे यहाँ मेन फ्रेम दिखा रखा है, आगे मॉनिटर है, तो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एक बड़ा जनरल सा एग्जांपल देता हूँ। रेडियो है, रेडियो एक सिंप्लेक्स मोड है जिसमें एक ट्रांसमीटर है और देयर आर मैनी रिसीवर्स, ठीक है। और चलो रेडियो तो मल्टी पॉइंट हो गया, मल्टी पॉइंट की बजाय मैं सिंगल पॉइंट देता हूँ कि आपने कुछ बोला और दूसरा सुन रहा है बस, ठीक है। तो सिंप्लेक्स के अंदर क्या है कि एक ट्रांसमीटर है और बाकी रिसीवर है, वन और मैनी रिसीवर्स हैं जो आपका बात सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है, या आपको सिर्फ देख पा रहे हैं, ठीक है, या आपको देख सुन रहे हैं। टीवी है, टीवी के अंदर देख और सुन रहे हैं, लेकिन अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये है सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी, वायरलेस सेट जो पुलिस वाले रखते हैं, तो वॉकी टॉकी या वायरलेस सेट के अंदर आपने देखा होगा पहले बोलने के लिए एक, आपके वॉकी टॉकी टॉयज भी आते हैं उनमें भी यही होता है, बोलने के लिए एक स्विच ऑन किया जाता है, वो बोलते हैं। तब क्या होता है, जो रिसीवर है वो सुन रहा होता है, पॉइंट बी पे जो बंदा है वो सुन रहा होता है, फिर उसके बाद पॉइंट बी वाला अपना माइक ऑन करता है। अब क्या है, जो पॉइंट ए पर है वो सुन रहा है, वो बोल नहीं सकता, ठीक है, या बोलेगा तो उधर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो एक टाइम में एक ही तरफ का कम्युनिकेशन होता है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा या पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाएगा। तो एक टाइम पर यही एक काम होगा, उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, जैसे आपका मोबाइल, आप एक बोल रहे हैं, उधर सुन रहे हैं, साथ में वो भी बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, इस तरीके से ये है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। आप टेलीफोन की बात कर लेते हैं, वो भी फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स के अंदर एक ही टाइम में डाटा दोनों तरफ ट्रांसमिट हो सकता है, दोनों तरफ फ्लो कर सकता है, बोथ वे। उसके बाद आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या है? अब डिवाइस क्या है? कोई भी नोड
किसी भी डिवाइस को हम नोड भी बोलते हैं। कोई भी डिवाइस है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपका टैबलेट है, चाहे आपका कंप्यूटर है, चाहे आपकी आईओटी डिवाइसेस हैं जो आज के टाइम में हर चीज़ स्मार्ट होने लगी। आपका एसी यदि स्मार्ट एसी है तो वो भी एक नोड की तरह काम करेगा। तो नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। कम्युनिकेशन लिंक वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, उसके थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। A node can be a computer, printer or any other device capable of sending or receiving data generated by other nodes on the network. जो डिवाइस वो की कैपेबिलिटी क्या होती है, वो आपको डाटा रिसीव कर सकती है, सेंड कर सकती है, हर एक का आपस में कम्युनिकेशन रहता है इस तरीके से। यदि वो कम्युनिकेशन में कैपेबल है तो वो क्या है, नेटवर्क हम उसको बोल देंगे, नेटवर्क डिवाइस हम बोलेंगे। और जो लिंक होता है, लिंक केबल के थ्रू होता है। कोएक्सियल वायर हम बोलते हैं, कोएक्सियल वायर या ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। जैसे पहले कॉपर वायर आती थी, आपने देखा हो शायद, आपके पहले घर पे टेलीफोन लाइन आती थी तो कैसे आती थी, एक वायर की फॉर्म में आती थी, सिंपल वायर की फॉर्म में, कॉपर वायर की फॉर्म में, उसमें दो वायर इकट्ठे होते थे, तो वो वायर्ड कॉपर वायर लिंक होता है वो। और उसके बाद क्या है, कोएक्सियल केबल, जैसे आपके टीवी के साथ जो लगी होती है कोएक्सियल केबल, जो डीटीएच में यूज़ करते हैं, या केबल टीवी कनेक्शन जो पहले होते थे उसके अंदर भी कोएक्सियल केबल यूज़ होती है। कोएक्सियल केबल की जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल से। और उसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर, उसका बैंडविड्थ और ज़्यादा है। ये सभी जो मैंने एग्जांपल दिए, ये गाइडेड मीडिया है या वायर्ड मीडिया है, या दूसरा क्या है, अनगाइडेड मीडिया हो गया थ्रू एयर के थ्रू यदि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये सभी नेटवर्क्स के अंदर होते हैं। अब एक नेटवर्क की क्वालिटी चेक करने का क्या तरीका है, नेटवर्क को आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक नेटवर्क के लिए। सबसे पहली चीज़ है परफॉर्मेंस कैसी है, डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क एलिमेंट्स, नेटवर्क के एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेटवर्क के एलिमेंट्स क्या हो गए, बताया था मैंने, 5 एलिमेंट होते हैं। सेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, और उसके बाद मैसेज किस फॉर्म में भेजा गया है उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, और सेट ऑफ रूल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि ऐसे रूल्स तो नहीं बना लिए जो बहुत कम्प्लेक्स हों, उसको बार बार उसको कोड डिकोड करना पड़ रहा हो बार बार। तो यदि कोडिंग डिकोडिंग बहुत बार करनी पड़ेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डिले ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेटवर्क एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डिले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रूपुट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रूपुट का मतलब क्या है कि पर सेकंड आप कितना डाटा भेज पा रहे हो, कितना पर सेकंड आप कितना डाटा ट्रांसमिट कर पा रहे हो, रिसीव कर पा रहे हो। और डिले का मतलब क्या है कि एक मैसेज जनरेट होने में कितना टाइम लगा, सेंड होने में कितना टाइम लगा, रिसीव होने में कितना टाइम लगा। यहाँ से जब से मैं बोला हूँ या जब से मैंने डाटा जनरेट किया है तब से लेके वहाँ तक रिसीव होने तक, उसको डिकोड करने तक कितना टोटल टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं हम, डिले कितना आया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी ये बताता है जनरली कि फेलियर रेट क्या है किसी नेटवर्क का। ठीक है, फेलियर रेट कितना है। जैसे आप ये कहते हो अरे यार मेरा क्या इंटरनेट है, 1 मंथ में 1 वीक तो 10 दिन तो ख़राब ही रहता है ये, तो इसका मतलब उसकी रिलायबिलिटी कम है। और दूसरा फ्रेंड आपको बोलता है नहीं मेरा तो 30 के 30 डेज ठीक चलता है, इट मीन्स उसकी रिलायबिलिटी बेटर है, रिलायबल। समझ रहे हो ना, आप ये बोल देते हैं मेरा फ्रेंड रिलायबल है, ये फ्रेंड रिलायबल नहीं है, किसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये फेलियर रेट के ऊपर डिपेंड करता है। फेलियर रेट ज़्यादा होगा तो रिलायबिलिटी कम होगी, फेलियर रेट कम है तो रिलायबिलिटी ज़्यादा है। अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है
और रोबस्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अवेलेबल कितना है ये तो मैंने बता दिया, कितना फेल होने के चांस कितने हैं इसके, या अवेलेबल कितना है, आपको सिग्नल कितने टाइम मिल रहा है, 1 डे में कितने टाइम मिल रहा है, 1 मंथ में कितने टाइम मिल रहा है, या 1 ईयर में कितने टाइम मिल रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी बोलते हैं। दूसरा रोबस्टनेस, कितना रफ एंड टफ आप इसको यूज़ कर सकते हो, कितना रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो। पहले क्या होगा, पहले क्या थे कंप्यूटर्स, ऐसे थे जो बिल्कुल आपको एसी रूम में यूज़ करने पड़ते, बिल्कुल एक टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के ऊपर, मीन्स एक रूम टेम्परेचर जिसको 25 डिग्री बोलते हैं उसके अराउंड आपको यूज़ करने पड़ते थे। लेकिन 20 ईयर बैक की बात कर रहा हूँ मैं, और लेकिन आज ऐसे कंप्यूटर आ गए जिसको आप नॉर्मल लिविंग कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो, आप 50 डिग्री पे भी यूज़ कर सकते हो, 40 डिग्री पे भी यूज़ कर सकते हो, जिस पर हम जनरली हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो एनवायरनमेंट होता है उनमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो रोबस्टनेस बहुत आ गई अब। तो ऐसे ही नेटवर्क के ऊपर है कि नेटवर्क आपका रोबस्ट है या नहीं है। रोबस्ट यदि नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसके फेल होने के चांस ज़्यादा हैं, और रोबस्ट है तो उसके फेल होने के चांस कम है, वो फेल नहीं होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। आपका जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो कितना सिक्योर है, भले ही परफॉर्मेंस कितनी ही अच्छी हो, भले ही परफॉर्मेंस कितनी ही बढ़िया हो, लेकिन यदि आपका आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए उसको, आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए उसको। तो रोबस्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सॉरी सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो आपका सिस्टम सिक्योर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो आप यही मान सकते हो कि सिक्योर है। अब आप एक नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छी उसकी स्पीड है, फेल कभी होता नहीं वो, ठीक हमेशा नेटवर्क रहता है, लेकिन वो ऐसा है कि यदि आप उस पर इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आपका मोबाइल का डाटा सारा चोरी कर लेगा, या आपके लैपटॉप पे जो आप काम कर रहे हो वो सब चीज़ निकाल लेगा उस इंटरनेट का यूज़ करके, तो उसका क्या यूज़ है, आप उसको प्रेफर नहीं करोगे, है ना। तो जो सिक्योरिटी है वो 2 वे से देखी जाती है। एरर्स के लिए सिक्योरिटी क्या है कि मतलब जो आप डाटा भेज रहे हो जिसमें कोई एरर आ गई तो क्या वो चीज़, वो डाटा रिकवर किया जा सकता है यदि उसमें कोई एरर आ गई तो पहली चीज़ ये है। दूसरा क्या है, मेलिशियस यूज़र्स, ये हैकर्स जिसको आप बोलते हैं, कोई हैकर आपकी साइट हैक कर लेता है, या कोई हैकर आपके कंप्यूटर पे हैकिंग करके आपका सारा डाटा ले लेता है, या कोई हैकर आपका डाटा करप्ट कर देता है, तो उससे भी आपको सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ 2 रास्ते हैं वहाँ पहुँचने के। एक रास्ता तो छोटा है, डिस्टेंस कम है, लेकिन वो जंगली रास्ता है, जंगल से रास्ते में जंगल है और सुनसान रास्ता है, ठीक आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं। और दूसरा रास्ता है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिक्योर है, वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, आपको लोग मिल जाएंगे वहाँ। तो आप कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे, जो ऑब्वियसली जो सिक्योर है। तो सिक्योरिटी इज़ अ वेरी बिग इशू, जब भी आप किसी भी चीज़ की बात करते हो सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। रिलायबिलिटी को समटाइम्स हम सिक्योरिटी के साथ भी जोड़ देते हैं, तो लेकिन यहाँ सिक्योरिटी को अलग से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है फिजिकल स्ट्रक्चर। कैसा फिजिकल स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ कनेक्शन का टाइप कैसा है, जब कनेक्टिविटी हो चुकी है तब वो किस टाइप की कनेक्टिविटी है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है क्या, जैसे आप मोबाइल कम्युनिकेशन में करते हो, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर है। और दूसरा क्या है, मल्टी पॉइंट, उसमें मल्टीपल रेसिपेंट्स, सिंगल ट्रांसमिशन होता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था, आप रेडियो सुन रहे हैं या टीवी है, ठीक है, या ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है, यदि आप कंप्यूटर के फॉर्म में भी ले लो तो एक सर्वर है और दूसरे क्लाइंट्स है, देयर आर मैनी क्लाइंट्स, ठीक है, ये मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया। ये तो हो गया कनेक्शन के बेस पे। कनेक्शन मीन्स जब आपका कनेक्शन बन चुका है, जब आप कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर चुके हो तब की बात कर रहे हैं। फिजिकली कनेक्शन कैसा है, फिजिकली वो आपस में किस किस से कनेक्ट हैं, क्या उनके जो वायर्ड है वायर कहाँ कहाँ गई हुई है, या यदि मैं वायरलेस की बात करूँ तो कौन कौन से एक राउटर से कनेक्टेड, कौन कौन से डिवाइसेस एक राउटर से कनेक्टेड है, किस किस के पास राइट्स हैं उस राउटर को एक्सेस करने के, उस डिवाइस उस सर्वर को एक्सेस करने के, आप कह सकते हो। तो
उसमें क्या है, कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस कैसे हैं, और उसके अंदर क्या है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ये चीज़ इसके अंदर है। कनेक्शन कैसे होंगे अब उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन जो मैंने बताया था, ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है देखिए, और ये है मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इसके अंदर सेकंड पॉइंट में आ जाता है, ये है फिजिकल टोपोलॉजी, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम। तो टोपोलॉजी के अंदर क्या है कि मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, ये 4 टोपोलॉजी इसके अंदर है। तो टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी का मतलब ये है कि जो भी आपके पास नोड्स हैं, आपने उसको किस तरीके से आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट किया हुआ है। एक कनेक्शन होता है लॉजिकल कनेक्शन, जब उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तब वो लॉजिकल कनेक्शन होता है उनका, तब वो कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बात मैंने मल्टीप्लेक्सर में भी बताई थी, जो मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हमने बात की थी, तो कि हर एक जो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मक्स होता है जहाँ मैनी इनपुट्स हो, वन आउटपुट टर्मिनल हो। तो फिजिकली तो सारे इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन लॉजिकली नहीं है। लॉजिकली सिर्फ एक ही होगा जो सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेंगी। तो ऐसे ही क्या होगा, इनका फिजिकल कनेक्शन देखना है हमने कैसा होगा। फिजिकल कनेक्शन के अंदर सबसे पहला आता है मैश, और मैश के अंदर ये ध्यान रखना, आप देखिए कि मैश जो है वो सबसे सिंपल है, लेकिन यदि हम वायरिंग के हिसाब से देखें तो सबसे कॉम्प्लेक्स है। सिंपल क्यों है, सिंपल तो सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज है, आपको सबको आपस में कनेक्ट करना है, सबको कनेक्ट कर दो आपस में, एक का कनेक्शन हर एक से होना चाहिए। और मैं कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि वायर्स का जाल बन जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरिंग हो जाएगी यहाँ। ठीक है, ये तो 5 ही डिवाइस के लिए, 5 के बजाय आप 10 ले लो, 100 ले लो, तो आपस में सबके 100 के अंदर एक कंप्यूटर का 99 कंप्यूटर से कनेक्शन होगा सभी से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वहाँ वायर का मैश बन जाएगा, जाल बन जाएगा वहाँ। और क्या है कि यहाँ ये स्टेशंस हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये देखिए, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, सभी के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे देयर आर नंबर ऑफ कनेक्शंस है। तो इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हर एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के साथ कनेक्ट है। तो कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि जब ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये उस टाइम इसके पास डाटा नहीं भेज सकता, उस टाइम डाटा भेज सकता है। तो कोई भी किसी के पास डाटा भेज सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही ये डाटा भेज सकते हैं आपस में, कि कोई भी किसी के साथ डाटा भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसमें एक और एडवांटेज है कि सपोज करो ये स्टेशन फेल हो गया या ये वायरिंग खराब हो गई, तो इसका इनके ऊपर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका आपस में इनके कम्युनिकेशन के ऊपर या इसके कम्युनिकेशन के ऊपर, इन 4 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि इसकी वायरिंग खराब हो गई या ये स्टेशन खराब हो गया तो क्या होगा, ये 4 ठीक से काम करेंगे, इन 4 के ऊपर कोई असर नहीं आने वाला। ये इसकी एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन बता चुका मैं, इसके अंदर वायर का मैश बन जाता है, वायर बहुत ज़्यादा यूज होगी, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाएंगे, एक दूसरे में उलझ जाएंगे, आप ये कह सकते हो, क्योंकि वायर हर जगह वायर ही वायर दिखाई देगी आपको। तो इसके अंदर वायरिंग लेंथ, यदि टोटल वायरिंग लेंथ देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ये है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर देखिए ये हब है और उसके बाद ये यहाँ स्टेशंस हैं। ये सभी स्टेशंस हब के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ जो कम्युनिकेशन करना होगा हब के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। अब क्या होगा, सपोज करो ये स्टेशन इससे कम्युनिकेशन कर रहा है तो हब के थ्रू करेगा, इससे कर रहा है तो भी हब के थ्रू करेगा, इसके थ्रू कर रहा है, यहाँ कम्युनिकेशन करेगा तो हब के थ्रू करेगा। तो इट मीन्स जो हब है वो यहाँ इसकी आप कह सकते हैं इसकी जान है, ये दिस इज अ लाइफ लाइन, ये हब लाइफ लाइन है। अब यदि ये हब फेल हो गया तो आपका कम्युनिकेशन ठप पड़ जाएगा। यदि मैं मैश से कंपेयर करूं तो इसके अंदर एडवांटेज ये है कि इसके अंदर वायरिंग लेंथ कम है, लेकिन उसके कंपेरिजन लिमिटेशन ये है कि जब इसका और इसका
सपोज करो हब फेल हो गया तो यहाँ सबका कम्युनिकेशन आपस में फेल हो जाएगा, कोई भी लिंक काम नहीं करेगा। ये स्टार टोपोलॉजी है। उसके बाद है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर एक बस है, बस मीन्स एक वायर केबल है, बस उसको बोलते हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो केबल यूज़ होती है उसको हम बस बोल देते हैं। तो ये बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी के अंदर हमने एक केबल यूज़ की, उसके बाद कनेक्शंस, जहाँ जहाँ हमें कनेक्शन चाहिए तो वहाँ कनेक्शन ले लिए। इसका एग्जांपल मैं ये आपको ये दे सकता हूँ कि सपोज करो आप वो डाटा कम्युनिकेशन का एग्जांपल नहीं है, एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। आपके कॉलोनी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइन गई हुई है, उसके बाद क्या है, जिसको भी वहाँ से कनेक्शन चाहिए वो कनेक्शन उस लाइन से ले लेता है, जिसको भी चाहिए वो कनेक्शन ले लेता है। वो लाइन कहाँ से कहाँ गई हुई है, पूरे कॉलोनी के अंदर घूमी हुई है वो, ठीक है, पूरी कॉलोनी में वो लाइन गई हुई है, हर तरफ हर गली के अंदर वो लाइन पिलर लगा के वो लाइन लगा दी, और उसके बाद जिसको कनेक्शन चाहिए उसमें से कनेक्शन ले लेते हैं। तो वो आप इसका ये सिंबॉलिक मान सकते हैं उसको कि वो भी लगभग यही चीज़ है, लेकिन वहाँ डाटा कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ एक इलेक्ट्रिक सिग्नल यूज़ हो रहा है। तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक सिग्नल, लेकिन यहाँ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक सिग्नल है, यहाँ 0 से 5 वोल्ट मैक्सिमम सिग्नल होता है। तो क्या है कि यहाँ जो हम अब यूज़ करेंगे वो एक सिंगल बस होगी, उस बस के से जिसको जो कनेक्शन चाहिएगा ले लेंगे। यहाँ लिमिटेशन ये है, पहले एडवांटेज बता देते हैं। एडवांटेज ये है, इसमें स्टार टोपोलॉजी से भी कम वायर यूज़ होगी। देखिए हब, इसमें हब तक जा रही है हर एक वायर, इसमें हब तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, हर जगह टैपिंग करके यहाँ एक लाइन निकाल दी है, तो वायर की बहुत कम ज़रूरत है। ये एक सिंगल केबल आगे जा रही है, आप कितने भी कनेक्शन ले लीजिए, इसके अंदर है कितने भी कनेक्शन ले सकते हैं आप, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, यदि इस वायर में यदि इस केबल में फॉल्ट आ गया तो सब बंद हो जाएंगे, ठीक है, केबल के अंदर फॉल्ट आ जाता है तो। लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन और है जो आगे रिंग टोपोलॉजी में हम दूर करेंगे, कि सपोज करो यहाँ पे 100 स्टेशन जुड़े हुए हैं आपस में, और यदि एक स्टेशन को लास्ट वाले स्टेशन पे कम्युनिकेशन करना है तो ये सिंगल वायर यूज़ होगी, ठीक है, सिंगल वायर यूज़ होगी। तो इसमें प्रोपेगेशन डिले आएगा, इसके अंदर डिले बहुत आएगा। हालांकि वो डिले सेकंड्स में नहीं होगा, वो माइक्रो सेकंड्स में ही होगा या नैनो सेकंड्स में ही होगा, लेकिन डिले आ जाएगा, ठीक है, मिली सेकेंड में होगा या जनरली माइक्रो सेकेंड में होता है। तो वो क्या है कि वो डिले यदि जब आ जाता है तो उसके कारण क्या होगा कि आपके जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो इसको दूर करने के लिए आप सर्कुलर फॉर्म में सभी को कनेक्ट कर सकते हो। इससे क्या है, सपोज करो इसमें कोई फर्स्ट नहीं है कोई लास्ट नहीं है, उस बस के अंदर आप देख रहे थे जो ये है फर्स्ट और ये है लास्ट, मीन्स यहाँ पे 100 हो तो ये फर्स्ट है और 100 नंबर पे जाके लास्ट है। लेकिन जब आप रिंग टोपोलॉजी के अंदर देखते हो, रिंग के अंदर तो कोई फर्स्ट और लास्ट होता ही नहीं है। अब इसके अंदर यदि इसको भेजना हो तो यहाँ से भेजा जाएगा, इसको मैक्सिमम डिस्टेंस इतना हो सकता है, लेकिन जब इसके पास कम्युनिकेशन करना होगा तो ये इधर से करेगा, ठीक है। तो जो डिलेज है, प्रोपोगेशन डिलेज है, वो कम हो जाएंगे इसके अंदर। ये है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर हाइब्रिड यूज़ होता है, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप की टोपोलॉजी थ्रू आउट द नेटवर्क यूज़ हो, कम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने स्टार टोपोलॉजी बेसिक बैकबोन में यूज़ की, और उसके बाद क्या है, आप 3 बस यूज़ की हैं आपने, इन बस के अंदर फिर बस टोपोलॉजी यूज़ की आपने, ये बस टोपोलॉजी है, ये बस टोपोलॉजी है, ये बस टोपोलॉजी, ये सभी आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी यहाँ बन रहा है। तो इस टाइप का भी आप, ज़रूरी नहीं है कि आप हब और ये रिंग स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी ही यूज़ करो, देर मे बी मैनी अदर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ आके आगे स्टार भी हो सकता है, जैसे इसके आगे आगे स्टार भी लग सकता है, दोबारा से स्टार लग सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की टोपोलॉजी यूज़ हो सकती है। कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की कैटेगरीज क्या होती हैं साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहला है, हम लोकल एरिया नेटवर्क देखते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने एक क्लोज सेट बोल देते हैं, क्लोज सेट में यूज़ होता है, जैसे आपने एक लैब में यूज़ करना है
तो वहाँ 20 पीसी यदि रखे हुए हैं तो 20 पीसी सभी आपस में कनेक्टेड है, वो लैन के थ्रू कनेक्टेड है। लोकल इंटरकनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, उसका डिजाइनिंग इस तरीके से होती है कि लोकल इंटरकनेक्टिविटी हो वहाँ। और दूसरा नेक्स्ट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, लाइक आवर यूनिवर्सिटी कैंपस, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें क्या है फिर आगे, कनेक्टिविटी लार्ज एरिया में कनेक्टिविटी देता है, डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसका। और इसके अंदर स्विचेस भी आ जाते हैं, स्विचेस का भी एक्शन होता है फिर आगे, स्विचेस की भी इंपॉर्टेंस होती है, आगे मैं बताऊंगा स्विचेस कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सिटी के अंदर बहुत बड़ा एरिया हो, लाइक ए सिटी, तब यूज़ करते हैं, या बहुत बड़ा कैंपस हो, वहाँ हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, तो वहाँ यूज़ होता है। जैसे ये लैन दिखाया है, लैन एक सिंगल रूम के अंदर यूज़ हो रहा है, ये डोर दिखा रखा है, ये सिंगल रूम के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप ये हब यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इस टाइप का आप स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। एक सिंगल क्लोज सेट के अंदर ये यूज़ होगा। ये वैन है, वैन के अंदर स्विच्ड वैन है, और ये पॉइंट टू पॉइंट वैन है। वाइड एरिया नेटवर्क का डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लैन के कंपैरिजन में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो स्विचेज होंगे, ये स्विच्ड वैन का मीन क्या है कि यहाँ जो ये फिजिकली तो आपको एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कम्युनिकेशन तभी होगा जब ये स्विचेस वर्क करेंगे। ए को बी से कनेक्ट करना है, ए को सी से कनेक्ट करना है, ये स्विचेस डिसाइड करेंगे सारा। तो स्विचेस को कंट्रोल करना होता है इसके अंदर। और यहाँ ये है पॉइंट टू पॉइंट वैन, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपस में डेडिकेटेड लिंक है, ये डेडिकेटेड लिंक नहीं है, ये स्विचिंग के थ्रू है। ये हेट्रोजीनियस नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क और लैन का कम्बिनेशन है, या आप ये कह सकते हो, आप दिस इज अ सैंपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का भी ये सैंपल हो सकता है, उसका एग्जांपल हो सकता है। देयर मे बी मैनी वैन्स इन ए सिंगल मैन, बहुत सारे वैन हो सकते हैं, बहुत सारे लैन हो सकते हैं, उन सब को मिला के क्या बनता है, उन सब को मिला के बनता है एक मैन। उसके बाद बात आती है इंटरनेट की। इंटरनेट से तो आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। आज के टाइम में इंटरनेट को सब जानते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इंटरनेट तो हम लोगों ने जब तक स्कूल में थे तब तक कभी कंप्यूटर ही नहीं देखा था। कंप्यूटर हमें देखने को मिला जब हम +1 DN कॉलेज से कर रहा था मैं, उस टाइम +1 DN कॉलेज में होती थी। तो उस टाइम हम वहाँ एक लैब होती थी, उसमें बाहर से देखा करते कि ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर रखे हुए देखो, बड़ा सरप्राइजिंगली देखा करते उस चीज़ को। और उसके बाद जब हम इंजीनियरिंग करने के लिए चले गए तो वहाँ डॉस बेस्ड कंप्यूटर होते थे उस टाइम, उस पर विंडोज़ नहीं होती, सिर्फ डॉस चलती थी उनके ऊपर हमने फोर्ट्रान पास्कल लैंग्वेजेस थी उस टाइम, उस पर काम किया। तो टाइम के साथ चेंज आता रहता है। अब इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट ने आपकी लाइफ इतनी चेंज कर दी है, हर जगह पे आपके हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है इसकी आपकी। इट हैज़ अफेक्टेड द वे वी डू बिजनेस एज वेल एज द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम। हम अपना आराम का टाइम बच्चों को देखते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं इसके ऊपर इंटरनेट का यूज़ करके, ठीक है। या आपको किसी भी तरीके का आराम करना है, आपको म्यूज़िक सुनना है तो भी आप इंटरनेट का यूज़ करके सुनते हो। आजकल कौन कलेक्शन रखता है, जैसे पहले कैसेट्स की कलेक्शन रखते थे, पहले CDs की कलेक्शन रखते थे। आज के टाइम में क्या है, जिसको भी सॉन्ग सुनना हो तो क्या करेंगे कि यूट्यूब से या कोई और साइट्स है उसका यूज़ करके सॉन्ग सुनते हैं। तो हर जगह पर इसकी इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेट की। और इंटरनेट क्या है, द इंटरनेट इज़ ए कम्युनिकेशन सिस्टम दैट हैज़ ब्रॉट ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन
to our fingertips and organize it in our use. बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। और देखिए एक टाइम वो था जब 99 की बात कर रहा हूँ, 1999 में थर्ड ईयर में था उस टाइम। तो उस टाइम हमें एक टेक्निकल फेस्ट था, तो एक पेपर प्रेजेंट करना था, वहाँ रिव्यू पेपर प्रेजेंट करना था। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम वहाँ गए उस टाइम लाइब्रेरी के अंदर, बहुत सारी बुक्स देखी उस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक से फिर उनकी फ़ोटो कॉपी करवाई या उसको नोट्स बनाए, उसके बाद उससे एक पेपर और रेडी किया और उसके बाद फिर उसको प्रेजेंट किया। तो ये जो तरीका है, इसमें क्या था, आपको लाइब्रेरी के अंदर जाना था और वहाँ जाके आपको अपने काम का मटेरियल निकालना था। अब क्या है आपके पास, अब तो बहुत इजी है आपके लिए। आप कंप्यूटर पे बैठोगे, वहाँ से आपने कुछ अच्छे रिसर्च पेपर निकाले, रिसर्च पेपर निकालने के बाद उनको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उसको आपने एक नई फॉर्म में एक पेपर लिख दिया, आपने रिसर्च पेपर लिख दिया, रिसर्च पेपर नहीं सॉरी रिव्यू पेपर लिख दिया। तो दैट इज़ वेरी इजी टास्क नाउ। अब बच्चे बुक्स भी कम खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि अब हर चीज़ उनके पास एक सिंगल क्लिक के ऊपर है। वो कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक सर्च करना, वो एक उसके जो कीवर्ड्स हैं वो टाइप करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके लेक्चर्स आ जाएंगे, उसके वीडियोस आ जाएंगे, उसके यूट्यूब लेक्चर्स आ जाएंगे, सब चीज़ आ जाएगी उनके पास। लेकिन आज प्रॉब्लम एक और आ गई, देयर इज़ ए बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन में से आप एक काम की इंफॉर्मेशन कौन सी है वो निकालना, वो भी एक मुश्किल काम है। क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है, क्या चीज़ फॉल्स है, क्या चीज़ र्यूमर्स है, क्या चीज़, ये सब चीज़ें, दैट इज़ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो लेकिन इंटरनेट ने आपकी लाइफ चेंज कर दी है, बहुत कुछ चेंज आ गया आपकी लाइफ में। उसके बाद क्या है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का क्या हायरार्की है इसकी, उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले क्या है, नेशनल आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और उसके बाद नेशनल के बाद रीजनल, रीजनल के बाद उसके बाद आगे लोकल आ जाते हैं। एग्जांपल देता हूँ, बीएसएनएल एक नेशनल लेवल का सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये नेशनल लेवल के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो एक सर्विस प्रोवाइडर बीएसएनएल का नेशनल लेवल का होगा। उसके बाद रीजनल है, जैसे सपोज करो हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर जो रीजनल हेड ऑफिस है वो है आपका अंबाला में। ऐसे ही पंजाब का कहीं है मोहाली में शायद, उसके बाद यूपी का कहीं है, एमपी का कहीं है, सबके रीजनल ऑफिस हैं। उसके बाद हरियाणा में अंबाला के बाद फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। उसके बाद सब डिवीजन लेवल पे हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये है इसका नेशनल लेवल, नेशनल लेवल, उसके बाद रीजनल लेवल, फिर इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ये लोकल आ जाते हैं। अब यदि मैं आईएसपी देख लूँ, जैसे बीएसएनएल का आईएसपी, और उसके बाद एयरटेल का आईएसपी, उसके बाद वोडाफोन का आईएसपी, जियो का आईएसपी, उन सब का आपस में कनेक्शन इस तरीके से, क्योंकि उनका भी तो आपस में कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल वाला बंदा बीएसएनएल से ही बात करेगा, ऐसा नहीं है। बीएसएनएल सर्विस जो यूज़ कर रहा है, बीएसएनएल का क्लाइंट एयरटेल से ही बात करेगा, वोडाफोन से ही बात करेगा, और जियो से ही बात करेगा, सबसे बात करेगा। ठीक है, तो या ये आप ये कह सकते हो कि इंडिया के अंदर जो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और उसके बाद एक बांग्लादेश का आईएसपी, फिर पाकिस्तान का आईएसपी, फिर श्रीलंका का आईएसपी, फिर चाइना का आईएसपी, हर एक के अपने आईएसपी होंगे, उनका आपस में कनेक्शन होगा। तो ये हायरार्की है सारी। इंटरनेशनल की बात कर लो या हम नेशनल की बात कर लेते हैं। उसके बाद है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अब प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो जब
प्रोटोकॉल का जो यूज़ है, आपने कम्युनिकेशन के अलावा भी प्रोटोकॉल सुना होगा। याद कीजिए, ध्यान कीजिए, कहीं आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल ये है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल ये है, सीएम का प्रोटोकॉल ये है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है वहाँ मैं बता देता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रिसीव करने जाएंगे एयरपोर्ट पे, किसको रिसीव करने नहीं जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर किसको रिसीव करने जा सकते हैं, किसको रिसीव करने नहीं जाना चाहिए उनको, ठीक है। या वो किससे कम्युनिकेट करेंगे, एक गवर्नर किससे कम्युनिकेट करेगा, एक प्रेसिडेंट किससे कम्युनिकेट करेगा, लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करे या वो डायरेक्ट मोबाइल पर या फ़ोन पर किससे कम्युनिकेट करेंगे। वो एक मैंने एग्जांपल दिया, प्रोटोकॉल जो डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से बाहर आके बात कर रहा हूँ। एक आईएएस ऑफिसर के अपने प्रोटोकॉल होते हैं कि उसका कम्युनिकेशन किससे होगा, एक डीसी का अपना प्रोटोकॉल होता है, एक कमिश्नर का अपना प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डीसी यदि किसी की मीटिंग बुलाएगा तो दूसरे डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट हेड की ही मीटिंग बुलाएगा वो, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, उसका कम्युनिकेशन उनके साथ है, ये प्रोटोकॉल है। तो ये प्रोटोकॉल के अंदर क्या है, प्रोटोकॉल इज द सिनोनिमस विद द रूल, इसका मतलब है रूल। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन कैसे करना है तो वो कौन बताएगा, कुछ रूल्स को फॉलो करके होगा। रूल्स के अंदर बंद के ही काम होता है, बिना रूल के काम नहीं होता। इट डिटरमाइंस व्हाट इज कम्युनिकेटेड, क्या कम्युनिकेट करना है, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, कैसे कम्युनिकेट करना है, और व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, कब कम्युनिकेट करना है, कब करना है, कौन करेगा, कौन रिसीव करने वाला होगा। तो ये सब इसके अंदर होता है। प्रोटोकॉल्स के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड टाइमिंग। ये तीन चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी क्या चीज़ होती है ये बताता हूँ। सिंटैक्स, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डाटा। ये मैंने अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स में ही बताया था कि कोई भी डिजिटल लेवल, डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर दो लेवल होते हैं, एक तो हाई लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। हाई लेवल का अपना कुछ रेंज होती है, लो लेवल की अपनी कुछ रेंज होती है। हाई लेवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा या 0 को रिप्रेजेंट करेगा, या लो लेवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाई लो लेवल 0 को रिप्रेजेंट करेगा या 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब भी हम किसी प्रोटोकॉल की बात करते हैं, उस प्रोटोकॉल के अंदर डिसाइडेड होता है, ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि हाई लेवल 1 को रिप्रेजेंट करेगा और लो लेवल 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ये रूल जो है वो सेंडर को भी पता होना चाहिए और रिसीवर को भी पता होना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए। या दूसरा तरीका ये हो सकता है हाई लेवल में 0 को और लो लेवल 1 को, ये भी हो सकता है, इनवर्स लॉजिक बोलते हैं इसको। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंडर तो है वो अलग रूल फॉलो करे, रिसीवर अलग रूल फॉलो करे। सेंडर तो कह रहा है कि जो हाई लेवल है मैं उसको 1 मान रहा हूँ, और रिसीवर कहे कि मैं हाई लेवल को 0 मानता हूँ। नहीं, फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा उनके अंदर। तो जो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डाटा, फॉर्मेट ऑफ द डाटा कैसा होना चाहिए कि किसको 1 काउंट करे, किसको 0 काउंट करे, ये देखना है। हाउ टू रीड द बिट्स, जो बिट्स को कैसे रीड करना है। फील्ड डीलाइनेशन, फील्ड कैसे बनेंगे। देखिए जब जब भी डाटा कोई सेंड किया जाता है तो कुछ फील्ड्स बनते हैं, जैसे ये फील्ड है, ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, ये जो काम किस काम के लिए वो तो आगे डिसाइड होगा, लेकिन अभी तो उसके फील्ड्स बन जाएंगे, ग्रुप्स बन जाएंगे उनके। जो बिट्स हैं वो सारे, ये नहीं है कि एक फ्लो में सारी बिट्स जाएंगी, वो कुछ ग्रुप्स बन के जाएंगे उनके। जो ग्रुप्स बन के जाएंगे तो उनको फील्ड बोलते हैं हम। उसके बाद है सिमेंटिक। सिमेंटिक के अंदर ये उन बिट्स का मीनिंग क्या है, कौन सी बिट किस काम के लिए यूज हो रही है, कौन सी बिट डाटा है, कौन सी बिट आप कह सकते हैं एड्रेस के लिए यूज हो रही है, कौन सी बिट पैरिटी है,
पैरिटी एरर के लिए, डिटेक्शन और करेक्शन के लिए यूज़ होती है। पैरिटी आगे समझाऊंगा ये चीज़ में। तो कौन सी बिट किस काम के लिए यूज़ हो रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या मीनिंग है किस बिट का तो वो सिमेंटिक्स के अंदर आता है। फील्ड्स, कौन सा फील्ड, एक फील्ड आ रहा है तो वो एड्रेस फील्ड है या वो डाटा फील्ड है, पैरिटी फील्ड है, क्या फील्ड है वो, ठीक है, वो फील्ड किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो चीज़ कहाँ से डिसाइड होती है, वो चीज़ सिमेंटिक डिसाइड करता है। व्हेन टाइमिंग, उसके बाद टाइमिंग आ जाता है। व्हेन डाटा शुड बी सेंट एंड व्हाट, जब हम मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे तब हमें पता लगेगा कि कौन सा डाटा, तब समझाऊंगा मैं आपको कौन सा डाटा कब भेजना है, कौन सा डाटा कब भेजना है और उस टाइम पे क्या भेजना है। एक कंप्यूटर है, एक नोड है, उसकी टर्न ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसकी टर्न रहेगी, वो कभी भी डाटा भेज सकता है, ऐसा नहीं है। उसकी टर्न आएगी कुछ टाइम के बाद, और जब तक उसकी टर्न नहीं आती तब तक वो डाटा को बफर करेगा, स्टोर करेगा अपने पास। तो जो वो डाटा स्टोर कर रहा है उसकी दोबारा से टर्न कितनी देर के बाद आई, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप टाइमिंग क्या है, किस टाइम उसकी टर्न आएगी, और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा वहाँ के कंट्रोल के ऊपर। जो कंट्रोल यूनिट है वो बताएगा कि कौन सा डाटा कब सेंड करना है, कौन सा कब, किस डिवाइस की कब टर्न आएगी, किस नोड की कब टर्न आएगी, किस नोड ने कब डाटा सेंड करना है, ये सारा उसकी कंट्रोल यूनिट डिसाइड करती है। स्पीड एट विच डाटा शुड बी सेंट और स्पीड एट विच बीइंग रिसीव्ड, किस स्पीड पर डाटा भेजना है, यह भी तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपकी डिवाइस की स्पीड ज़्यादा है और कम्युनिकेशन मीडिया की स्पीड कम है, तो भी क्या है, आपकी डिवाइस की अभी टर्न नहीं है, जब टर्न आई तब आपकी डिवाइस की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो बहुत हाई रेट पे डाटा सेंड कर सकता है। रिसीवर की भी स्पीड बहुत ज़्यादा है रिसीव करने की, लेकिन बीच में मीडियम की स्पीड तो नहीं है इतनी। तो मीडियम की स्पीड कितनी है वो डिपेंड करेगा, वहाँ से पता लगेगा और डिवाइस से ही पता लगेगा कि आपको किस स्पीड पर डाटा भेजना है, किस स्पीड पर रिसीव करना है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपका 4G फ़ोन है, सपोज करो 4G मोबाइल फ़ोन है, आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ 4G का नेटवर्क ही नहीं है, तो आपका मोबाइल 2G पे काम करेगा। आपका मोबाइल तो वही है जो 4G पे वर्क कर रहा था, इसका मतलब सेंडर तो वही है, सेंडर की कैपेसिटी तो बहुत है, और आपका मोबाइल एज ए रिसीवर काम करेगा तो रिसीवर की कैपेसिटी भी बहुत है, वो उतने स्पीड पर डाटा रिसीव भी कर सकता है, उस रेट पर डाटा रिसीव भी कर सकता है और हाई रेट पे डाटा सेंड भी कर सकता है 4G के रेट पे। लेकिन 2G का जो मीडियम है, मीडियम क्या है, 2G 3G 4G, दीज आर मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये जो मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन है उसकी स्पीड नहीं है ज़्यादा। तो जब मीडियम की स्पीड ही नहीं है तो रिसीवर सेंडर ये क्या करेंगे, ये तो उतनी स्पीड से डाटा सेंड नहीं कर सकते। दूसरा, अब एक बात आ जाती है, 4G का कम्युनिकेशन तो है, 4G का कम्युनिकेशन तो नेटवर्क तो यहाँ अवेलेबल है, लेकिन आपका मोबाइल हैंडसेट है वो 2G को सपोर्ट करता है, वो 4G को सपोर्ट ही नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि आप 4G की स्पीड से डाटा नहीं रिसीव कर सकते, ना सेंड कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि डाटा कितनी स्पीड से सेंड होगा और कितनी स्पीड से रिसीव होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिसीवर के ऊपर भी डिपेंड करता है, साथ में मीडियम की स्पीड क्या है, मीडियम कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डाटा, किस स्पीड से डाटा सेंड किया जा सकता है और किस स्पीड से डाटा रिसीव किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने डाटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन किया, या आप ये कह सकते हो कि नेटवर्क्स का किया, कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन किया। यहाँ मैं ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।